जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो इतिहास है उसका जो प्रथम चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपका जो इतिहास का जो प्रथम चैप्टर है जिसका क्या नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी को हम लोग आज के इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं आखिरकार यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है, ये यूरोप क्या होता है, ये राष्ट्रवाद क्या होता है। इन सारे चीजों को हम लोग बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका चैप्टर है इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यहाँ पे एक शब्द आता है जिसका क्या नाम है, तो यूरोप। क्या नाम आ रहा है, तो यूरोप। कहाँ में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद। अब हम समझते हैं आखिरकार ये यूरोप है क्या। देखिए आप लोग भूगोल तो थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे जरूर। आपको पता होगा कि विश्व में कुल 7 बड़े बड़े महादेश हैं। विश्व में कुल कितना महादेश है, तो 7 बड़े बड़े महादेश हैं। उसमें से एक प्रमुख महादेश है जिसका क्या नाम है, तो उसका नाम है यूरोप। उसका क्या नाम है, यूरोप। ठीक है। विश्व में कुल कितना महादेश है, महादेश कितने हैं, महादेश कितने हैं, तो आपको पता है कि महादेश 7 है, जो कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, ये है। तो इसमें से एक प्रमुख महादेश है जिसका क्या नाम है, यूरोप। वही के यूरोप आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे दूसरा शब्द आ रहा है राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप तो आप समझ गए कि यूरोप एक महादेश है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और शब्द आ रहा है जिसका नाम क्या है, तो राष्ट्रवाद। अब आपके मन में यह प्रश्न चलता होगा, जरूर ही चलता होगा, आया होगा आपके मन में कि आखिरकार ये राष्ट्रवाद क्या होता है। यूरोप आप समझ गए। अब देखिए राष्ट्रवाद, यहाँ पे शब्द क्या लिखा हुआ है, तो राष्ट्रवाद। देखिए राष्ट्रवाद जो है ना, राष्ट्र, सबसे पहले समझिए कि राष्ट्रवाद कितना शब्दों से यहाँ पे मिलके बना है, तो यहाँ पे यह बना है 2 शब्द। इसमें सबसे पहले आ रहा है राष्ट्र और दूसरा आ रहा है वाद। यह हो गया प्रथम शब्द और यह हो गया दूसरा शब्द। देखिए सबसे पहला क्या आया शब्द, तो राष्ट्र, और दूसरा कौन सा शब्द आया, तो वाद। राष्ट्र का मतलब आप समझते हैं कि देश होता है ना, राष्ट्र होता है, कोई एक राष्ट्र होता है या फिर कोई एक देश होता है। और वाद दूसरा जो शब्द है जिसका नाम है वाद, वाद का क्या मतलब होता है, तो वाद का अर्थ होता है या फिर मतलब होता है भावना। ठीक है, राष्ट्र, ध्यान दीजिएगा, वाद का मतलब क्या हो गया, तो वाद का मतलब हो गया क्या, भावना, भावना। ठीक है, और राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश कह सकते हैं हम इसको, क्या कह सकते हैं, देश कह सकते हैं, कोई एक राष्ट्र कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो राष्ट्रवाद है कितना शब्दों से मिलकर बना है, तो 2 शब्दों से, जिसमें सबसे पहला शब्द क्या है, तो राष्ट्र है, और दूसरा शब्द है वाद। राष्ट्र का मतलब क्या होता है, तो देश होता है, और वाद का मतलब क्या होता है, तो भावना होता है। वाद का मतलब भावना, अर्थात राष्ट्र के प्रति भावना को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के प्रति जो भी भावना हो, चाहे वह अच्छा भावना हो, चाहे वह खराब भावना हो, चाहे वह सकारात्मक हो, चाहे वह नकारात्मक हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की भावना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। आपको अब समझ में आ गया होगा, जो बकलोल होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। ध्यान से सिर्फ मेरा बात सुनना। ठीक है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो एकदम बक बक बोलो। ठीक है, राष्ट्रवाद कितना शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से। कौन कौन, सबसे पहला शब्द है राष्ट्र और दूसरा शब्द है वाद। राष्ट्र का मतलब क्या होता है, तो देश, और वाद का मतलब क्या होता है, भावना। अर्थात अपने देश के प्रति भावना को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। भावना चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, चाहे अच्छा भावना हो, चाहे वह खराब भावना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वह किसी भी प्रकार का भावना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई पूछेगा कि राष्ट्रवाद क्या है, क्या कहना है, राष्ट्र के प्रति भावना को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। अर्थात यह किसी भी प्रकार से भावना आ सकता है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की भावना आ सकता है। समझ गए राष्ट्रवाद क्या होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा यह प्रश्न, और बहुत बार पूछा भी गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। थी तो किस महादेश में, तो यूरोप महादेश में। किस महादेश में, यूरोप महादेश में। अर्थात वहां पे कोई ना कोई कांड हुआ होगा जरूर, इसीलिए वहां पे राष्ट्रवाद की भावना
क्या क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। कोई ना कोई होगा कांड तभी है ना। देखिए, राष्ट्रवाद की भावना का उदय सबसे पहले कहां पे हुआ, तो यूरोप महादेश में। कहां पे, तो यूरोप महादेश में। और कब हुआ था, तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। किस क्रांति के दौरान हुआ था, तो 1789 ईस्वी की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी में किसका उदय हुआ था, तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहां पे हुआ था, तो आपको क्या कहना है, फ्रांस में। कहां पे हुआ था, फ्रांस में। और कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में किसका उदय हुआ था, तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। और किस महादेश में, तो यूरोप महादेश के किस देश में, तो फ्रांस देश में। और कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में। अब हम लोग समझते हैं आखिरकार ये फ्रांस में ही क्यों हुआ, यूरोप में ही क्यों हुआ। देखिए, यूरोप महादेश में एक प्रमुख सेनापति जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, इसका उदय हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट को भाषण देने की कला बहुत अच्छी तरीके से पता था, और वह किसी भी जो मनोबल से पूरा गिरा हुआ इंसान रहता है उसको भी यह जिंदा कर देता था। किसके माध्यम से, तो भाषण के माध्यम से। अब क्या हुआ कि ये जो सेनापति था, इसका बोलबाला होने लगा पूरा यूरोप महादेश में। अब इसके बारे में सभी कोई जानने लगा कि हाँ, नेपोलियन एक व्यक्ति है जो भाषण देता है बहुत बेहतर बेहतर। अब देखिए, अब क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट जो सेनापति था, उस समय फ्रांस की गद्दी जो है ना पूरी तरह से खाली हो गई थी। अर्थात वहां के राजा जो थे उनका वो पूरी तरह से गद्दी से खाली हो गए थे। और तब उसको लगा नेपोलियन बोनापार्ट को कि हम अपने जो राजा हैं उसके जगह पे हम राजा बन सकते हैं, हमें बनने राजा बनने की कला है, अर्थात क्षमता है। कौन सोचा, तो नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह क्या बनने लगा, तो शासक बनने लगा। और इसे लोग भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि इसको ये जो है भाषण देता था बहुत बेहतर बेहतर। तो वहां के राजा जब गद्दी से हटे तो वहां पे कौन बैठेगा गद्दी पे, तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह गद्दी पे बैठ गया। गद्दी पे बैठ गया, वह शासक कब बना था, तो 1804 में। कब बैठ गया था गद्दी पे, तो 1804 में बैठा। और वह लगातार 1814-15 तक रहा, गद्दी संभाला। वहां जो नेपोलियन जो है ना, यूरोप की जो सत्ता था, फ्रांस की जो सत्ता था, उसके ऊपर कब बैठ गया था, तो 1804 में। और कब से कब तक था, तो 1814-15 तक रहा। वहां का क्या बना, तो शासक बना रहा, राजा बना रहा। अब उसी के दौरान क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह सोच रहा था कि हम अपना यहाँ का तो विकास कर ही रहे हैं, बगल का भी जो जितना भी क्षेत्र है उस सब का विकास करेंगे। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह एक दूसरे छोटे छोटे राज्यों के ऊपर कब्जा करने लगा, शासन करने लगा। इसी के दौरान धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट कमजोर पड़ने लगा, बहुत ज्यादा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कौन, तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जब कमजोर पड़ने लगा तो इसी के बीच एक प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक जो है इसको पूरी तरह से और कमजोर कर दिया और इसको बंदी बना लिया गया। किसको, तो नेपोलियन को। किसके चाल से, तो मेटरनिक के चाल से। मेटरनिक सोचा कि अरे भाई, अब इसको किसी प्रकार से दबाना है और हम गद्दी पे बैठ जाए। यह बात कौन सोच रहा था, तो मेटरनिक। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जब शासन कर रहा था तो वहां की जनता बिल्कुल एकदम पूरा खुश था और यह क्षेत्र विस्तार किया, जिस कारण से धीरे धीरे यह कमजोर पड़ने लगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी व्यवस्था कैसा था, तो बहुत ज्यादा बेहतर। अब जो नेपोलियन बोनापार्ट है इसको 1814-15 में ये जो है मेटरनिक इसको क्या बना लिया, तो बंदी बना लिया। और इसके जगह पे वह खुद ही वहां का सम्राट बन गया। कहां का सम्राट बन गया, फ्रांस का सम्राट बन गया। अर्थात यूरोप महादेश में जो राष्ट्रवाद का भावना का उदय हुआ था
उसको पूरी तरह से कुचलने का प्रयास कर रहा था। कौन? तो मेटरनिक कर रहा था। कौन व्यक्ति कर रहा था? मेटरनिक। इसको बंदी बना लिया और खुद ये क्या बन गया? शासक बन गया। ये शासक बना और उसी के दौरान ही जस्ट जब शासक बना और उसी के 1814 तक तो वो रहे, कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट रहे, शासक बना। 1815 में मेटरनिक जो है वह एक सम्मेलन का आयोजन करता है जिसका नाम था वियना सम्मेलन। आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यह प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आप लोग को क्या कहना है? वियना सम्मेलन 1815 को हुआ था। किसके द्वारा बुलाया गया था? तो सम्मेलन में सम्मेलन के अध्यक्षकर्ता जो थे वह कौन थे? तो मेटरनिक थे। ठीक है, देखिए अब मेटरनिक के बारे में हम लोग जानते हैं। मेटरनिक जो है वह शासक बन गया 1815 में। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था मेटरनिक जो था ना, बहुत एकदम खचरा टाइप का शासक था मेटरनिक। बहुत घमंड था, एकदम कट्टरवादी था। क्या करता था कि अपने यहाँ के लोग को पूरी तरह से मतलब सोचता था कि मेरे यहाँ के जितने भी लोग हैं, जनता हैं, जितने भी जनता हैं वह कभी खुश ना रह सके, इसीलिए उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से तंग किया जाता था। किसके द्वारा? तो मेटरनिक के द्वारा। सोचिए मेटरनिक जो है वहां के प्रधानमंत्री होते हुए भी वह सोचता था कि मेरे यहाँ की जनता खुश नहीं रहे बल्कि दुखी रहे सदैव। ठीक है, ये जो मेटरनिक है, मेटरनिक 1815 में क्या बन गया था? तो शासक बन गया था। या कैसा व्यक्ति था? तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ठीक है, देखिए शासक बनते ही ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। आपको बता दिए कि मेटरनिक जो है जब शासक बना तो साथ ही साथ वियना में एक सम्मेलन का आयोजन करवाया जिसका क्या नाम था? वियना सम्मेलन। वियना जो है ना, ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया का राजधानी है जिसका क्या नाम है? तो वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो वियना। वहीं का चांसलर था कौन? तो मेटरनिक। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया जो है ना, ऑस्ट्रिया, इसका चांसलर कौन था? तो क्या कहना आप लोग को? मेटरनिक। ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। ठीक है, और इन्होंने ही क्या करवाया था? तो 1815 में क्या करवाया था? तो वियना सम्मेलन करवाया था। उस वियना सम्मेलन में कुल 4 देश सम्मिलित हुए जिसका नाम है रूस, प्रसा, ब्रिटेन और वो अपने खुद जिसका नाम क्या है? तो ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन पूछेगा कि वियना सम्मेलन में कुल कितने देश सम्मिलित थे? तो क्या कहना आप लोग को? 4 देश। सबसे पहला रूस, प्रसा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। रूस, प्रसा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ये 4 देश किस सम्मेलन में सम्मिलित हुए? तो वियना सम्मेलन में। और वियना सम्मेलन में ऐसे ऐसे नियम बनाएंगे, ऐसे ऐसे कानून को नियम पारित किए गए जिससे जनता पूरी तरह से आग बबूला हो गया। जनता के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव दे दिया गया और उसको जो है वह कहा, वियना सम्मेलन के दौरान ही कहा गया कि जनता के ऊपर जो है ना पूरी तरह से शासन करो, जैसे मन हो वैसे। ना ही उसको अच्छा खाना मिलना चाहिए, ना ही पानी, ना ही सामाजिक सांस्कृतिक किसी भी तरह की बेहतर व्यवस्था ना हो, बल्कि पूरी तरह से खराब ही व्यवस्था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वियना सम्मेलन में कुल कितने देश सम्मिलित थे? तो आप लोग को कहना है कितना देश? तो 4 देश। कौन कौन? रूस, प्रसा, ब्रिटेन और कौन? तो ऑस्ट्रिया। ठीक है, यूरोपीय शक्ति सम्मिलित था। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। वियना सम्मेलन को जब बुलाया कौन? तो मेटरनिक, तो इसका परिणाम भी होगा ना। मेटरनिक जो है वियना सम्मेलन जब बनाया, वियना सम्मेलन को करवाया, सम्मेलन जब हुआ तो उसमें कुछ परिणाम आए, जिसमें परिणाम क्या आया कि मेटरनिक जो है वह पूरी तरह से क्या कहा? तो जनता के ऊपर शासन करो। क्या करो? शासन करो, जैसे मन वैसे, जैसा चाहो वैसे। ठीक है, पूरी तरह से जनता के ऊपर दबाव बना दो। और तो और वह जो है वह पूरी तरह से जर्मनी को 300 भाग में बांट दिया।
सोचिए, एक तो छोटा सा देश है इटली। इटली जो है वह छोटा सा देश है। जर्मनी जर्मनी जो है वह छोटा सा देश ही है। उसको कितने भागों में बांट दिया? तो 300 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। सोचिए, जर्मनी जो है वह खुद छोटका है, उसको 300 राज्यों में बांट दिया। कौन? तो यही मेटरनिख। और तो और जो वहां का सिसिली और नेपल्स दो प्रमुख शहर थे, उसको दे दिया किसको? तो ब्रूबो वंश के शासक जिसका नाम था फर्डिनेंड, उसको दे दिया कौन? तो ये मेटरनिख दे दिया। क्या दे दिया? तो सिसिली और नेपल्स को। सिसिली और नेपल्स को किसको दे दिया? तो ब्रूवो वंश के शासक जिसका क्या नाम था? फर्डिनेंड, उसको दे दिया। कहा कि तू भाई रखो अब। अर्थात ये जो मेटरनिख राजा बना, क्या इससे सभी जनता खुश था? बिल्कुल नहीं खुश था। कोई भी जनता खुश नहीं था। काहे? काहे कि ये जो है वह गलत तरीके से शासन व्यवस्था को चलाता था और वह जर्मनी को 300 छोटे बड़े राज्यों में बांट दिया। ये इसका जो प्रमुख दो शहर था नेपल्स और सिसिली, यह दे दिया ब्रूवो वंश के शासक जिसका नाम था फर्डिनेंड, उसको दे दिया। अर्थात इसके ये जो राजा बना, तो इससे कोई भी जनता खुश नहीं था। सभी आंदोलन करने लगे। और अब हम अगले क्लास में आपको हम बताएंगे 1830 की क्रांति के बारे में कि उसमें किस प्रकार से जो है वह ये सभी जनता असंतोष प्रकट करने लगे थे। इन सारे चीज के बारे में हम कल के क्लास में समझेंगे। उससे पहले एक बार आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको बेहतर तरीके से याद है कि नहीं याद है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इतिहास का प्रथम चैप्टर है जिसका क्या नाम है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महादेश है। विश्व में कुल कितने महादेश हैं? तो विश्व में कुल 7 महादेश है। उसमें से एक प्रमुख महादेश है जिसका क्या नाम है? तो यूरोप है। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है? तो राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द कौन सा है? तो राष्ट्र। और दूसरा शब्द कौन सा है? वाद। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? तो देश होता है। और वाद का मतलब क्या होता है? तो भावना। अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति भावना को हम क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद कहते हैं। आपको याद होगा। देखिए, अब ये राष्ट्रवाद की भावना कहां पे पनपी थी? तो यूरोप में पनपी थी। कब पनपी थी? तो 1789 में। और किस क्रांति के दौरान? तो फ्रांस की क्रांति के दौरान। ठीक है। वहां के शासक कौन थे? नेपोलियन। नेपोलियन किस प्रकार का राजा था? बहुत बेहतर था। शासक बना कब? तो 1804 में। और 1814-15 तक वह रहा था शासक। इसके शासन काल के दौरान जनता किस प्रकार का था? तो एकदम बेहतर तरीके से खुश था। ठीक है। क्षेत्र विस्तार, ये जो नेपोलियन था क्या करता था? क्षेत्र विस्तार करता था। इसके समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर था। अब क्या हुआ था कि इसके जगह पे राजा कौन बना था इसको बंदी बना करके? तो मेटरनिख। मेटरनिख कैसा राजा था? बहुत खतरनाक राजा था। ठीक है, बहुत खतरा था। यह शासक कब बना था? तो 1815 में। और एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसका क्या नाम था? वियना सम्मेलन। और वियना सम्मेलन में कितना देश सम्मिलित था? आप लोग फटाफट बताइए। वियना सम्मेलन में कितना देश सम्मिलित? 4 देश। कौन कौन? रूस, प्रसा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। रूस, प्रसा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 प्रमुख देश क्या थे? तो सम्मिलित हुए थे किस सम्मेलन में? तो वियना सम्मेलन में। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए, अब जो है मेटरनिख जो है मेटरनिख क्या क्या था? इटली जर्मनी को क्या किया था? तो 300 छोटे बड़े राज्यों में बांट दिया था। और सिसिली और नेपल्स जो था 2 प्रमुख शहर, उसको किसको दे दिया था? वो मेटरनिख किसको दे दिया था? तो ब्रूवो वंश के सम्राट जिसका नाम था क्या? फर्डिनेंड, उसको दे दिया था। क्या? तो 2 प्रमुख शहर जिसका नाम था सिसिली और क्या? तो सिसिली और नेपल्स, इन दोनों को किसको दे दिया था? तो फर्डिनेंड को। रिवीजन आप बार बार करते रहिएगा। हम एक बार फिर पहले तो हम आपको समझा दिए और फिर आपको हम तुरंत रिवीजन करा दिए 2 मिनट के अंदर। आपको जब रिवीजन करना होगा, पहले तो आप पूरा क्लास बेहतर तरीका से देख लीजिए और फिर आपको जब रिवीजन करना है तो आप सेटिंग में जाइएगा और इसको, ये जितने हम जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसको 2 गुना करके
फटाक से देख लीजिएगा। इसको जो है ना, जैसे कि ये वीडियो मान लीजिए 15-20 मिनट का होगा, तो इसको क्या कीजिएगा कि आप 10 मिनट में देख लीजिएगा, ठीक है। दोगुना करके फटाफट आप लोग देख लीजिए, इसे कहते हैं रिवीजन। इसलिए रिवीजन आप करते रहिए। 1 घंटा क्लास का आप कर सकते हैं 30 मिनट में रिवीजन, ठीक है। मन में कोई प्रश्न रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।